एज अ कॉमन मैन क्या करना चाहिए लोगों को जिससे इस छत्तीसगढ़ को ऐसे जलने से बचाया जा सके? देखिए, पहले तो मुझे लग रहा है कि जो पूरी विकास की अवधारणा है, ये हमेशा माना जाता है कि औद्योगिकरण से विकास होता है। ये हमेशा इस बात को बोला जाता है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के अंदर जो औद्योगिकरण की जो तस्वीर रही है, जो औद्योगिकरण हुआ है, चाहे वो खनन से लेके और बिजली उत्पादन और सीमेंट उत्पादन के कारखाने तक, कहीं ना कहीं एक समीक्षा बैठ के करनी चाहिए कि क्या छत्तीसगढ़ में औद्योगिकरण के बाद छत्तीसगढ़ के लोगों का सच में विकास हुआ है। यदि बलौदाबाजार में इतनी सीमेंट इंडस्ट्री होने के बाद भी यदि बलौदाबाजार के लोगों को पलायन करना पड़ता है तो स्थिति चिंताजनक है। 5 दशक से ज़्यादा वक्त हो गया है दंतेवाड़ा से आयरन ओर निकलते हुए, और जो भिलाई स्टील प्लांट से लेके सिलसिला उद्योगों से लेके जापान तक आयरन ओर जाता है। यदि खनिज जहाँ से अरबों रुपए का राजस्व निकल रहा है उस दंतेवाड़ा में, तो मुझे लगता है कि भारत के अंदर कोई सबसे विकसित जिला होना था वो दंतेवाड़ा होना था। लेकिन आज भी दंतेवाड़ा मानव विकास सूचकांक में सबसे पीछे क्यों है? आज भी दंतेवाड़ा के लोगों के शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बदहाल क्यों है? आज भी दंतेवाड़ा के लोग, दर्जनों ऐसे गांव हैं जो लाल पानी पीने को मजबूर हैं, जो एनएमडीसी की खदानों से निकले हुए लाल पानी को छानकर पी रहे हैं। मतलब ये कि जो खनिज परियोजनाएं हैं, जो औद्योगिकरण है, उसने स्थानीय समुदाय के जीवन में कोई खुशहाली या कोई बदलाव नहीं लाया है, बल्कि पहले से उनके जो अस्तित्व है, उनका जो जीवन है, वो कठिन कर दिया। आज कोरबा के अंदर कितने गांव गेवरा, दीपिका, कुसमुंडा खदानों में ख़त्म हुए हैं, लेकिन जो गांव विस्थापित हुए हैं, क्या आज SCCL जैसी जो कोल इंडिया की खदानें हैं, SCCL एक गांव बता सकता है कि देखिए यहाँ से इन गांव को जाड़ा था, ये आदर्श पुनर्वास गांव हैं, इन लोगों की जीवन पहले से बेहतर है, नौकरी मिली है। आज भी 70 से लेकर पीढ़ी बदल गई है और उसका बेटा मुआवजा की नौकरी के लिए जो है वो आंदोलन प्रत्यक्ष है मेरे सामने की बात है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि इस परिस्थिति में हम क्या अभी भी इसी अंधाधुंध औद्योगिकरण की ओर चलेंगे? और अभी तो जिस तरीके से जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, जो तो एक पूरी तरीके से पूंजीवादी कॉरपोरेट परस्त सरकार है, वो तो छत्तीसगढ़ को एक तरीके से लूट का चाला गया। और मुझे शब्द कहने में कोई गुरेज नहीं है कि छत्तीसगढ़ को कॉरपोरेट लूट का चाला गया बना दिया गया है, और आंख बंद करके वहाँ बैठे बैठे, चाहे वो कोल मिनिस्ट्री हो, चाहे वो आयरन ओर मिनिस्ट्री हो, जो भी मिनिस्ट्री हो, मिनरल्स जो खनिज मंत्रालय हो, सॉरी, तो ये कोयला मंत्रालय, खनिज मंत्रालय आंख बंद करके जो है खनिजों के ऑक्शन कर रही हैं, नीलामी कर रही हैं, और कौड़ियों के भाव में कंपनियों को खदानें दी जा रही हैं। ये नहीं देखा जा रहा है कि इस खदान के खुलने से क्या पर्यावरण पे गंभीर परिस्थिति होगी, क्या वहाँ के जल स्रोतों पे परिस्थिति होगी। बस रावघाट के यदि नंदलाज पहाड़, जो आदिवासियों के सबसे बड़े देवता हैं, यदि नंदलाज पहाड़ को भी आप नहीं छोड़ते हैं, नंदलाज पहाड़ को काउंट ही नहीं किया जाता एक्चुअली, वो आप देखेंगे मैप में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल यही है, जबकि आदिवासियों की सबसे धार्मिक आस्था का सवाल है वो। तो यदि आदिवासियों की धार्मिक आस्था उस पहाड़ के साथ जुड़ी है, और सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं है, नंदलाज पहाड़ के ऊपर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ वो वनस्पतियाँ हैं जो हिमालय में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ हैं। तो इतने समृद्ध जैव विविधता वाले इलाके को भी आप ख़त्म कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को इस दिशा में सोचना चाहिए, चिंता करना पड़ेगा कि आंख बंद करके जो औद्योगिकरण का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं बिजली चाहिए तो कोयला तो ज़रूरी है। भैया, आज के समय बिजली बनाने के विकल्प हैं। पूरी दुनिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है। इसी पे करते हैं ना, सोलर समिट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ तक कमिटमेंट है, भारत ने जो कमिट किया है कि 2030 तक भारत की जो कुल एनर्जी है, कुल एनर्जी जो बास्केट है, उसमें 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी को लेके आएंगे। मतलब ये है कि यदि आप 50% रिन्यूएबल एनर्जी को लेके आ रहे हैं, इसका बहुत साफ मतलब है कि आपकी जो कोल बेस एनर्जी है, फॉसिल फ्यूल बेस एनर्जी है, वो कम होगा। तो कम होगा तो फिर आप अधिक से अधिक माइनिंग का आवंटन क्यों कर रहे हैं? आपको मैं एक आंकड़ा देता हूँ, मुझे लग रहा है जो लोग सुन रहे हैं उनको भी ये सुनना चाहिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, कोल इंडिया, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी,
जो ये बताती हैं कि फ्यूचर में देश में कितनी बिजली की डिमांड होगी, कोयले की कितनी डिमांड होगी। तो बिजली की डिमांड के आधार पे और सारे डिमांड को देखते हुए जो कोयले की उन्होंने खपत बताई है, उन्होंने ये कहा कि 2040 तक भारत की कुल कोयला ज़रूरत 1500 मिलियन टन से ज़्यादा नहीं होगी। आज भारत की जो कोयले की ज़रूरत है वो लगभग 1 बिलियन टन के आसपास है, 1000 मिलियन टन के आसपास। और आप विश्वास करेंगे कि आज की तारीख तक भारत सरकार ने लगभग 2600 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन के कोल ब्लॉक के आवंटन कर चुकी है। जब आपकी ज़रूरत ही 1500 मिलियन टन है तो फिर 2600 मिलियन टन के आवंटन क्यों कर रहे हैं? अब क्यों उस हसदेव का विनाश करना चाह रहे हैं? यदि हम मानते कि हाँ आज पूरे देश में कोयला कहीं नहीं बचा है और सिर्फ हसदेव में बचा है, तो हम बोलते कि हाँ भाई हसदेव को जड़ना है। जब उसके बाजू में ही लक्ष्मण प्रोजेक्ट है, गेवरा प्रोजेक्ट है, जो कि बहुत जायंट है। बिल्कुल बिल्कुल, और ऑलरेडी गेवरा और दीपिका से कोल जा रहा है उसी राजस्थान को। आपको मैं राजस्थान, जब हम हसदेव की बात करेंगे तो मैंने स्टेट डेटा कि आज राजस्थान की जो बिजली उत्पादन है लगभग 30,000 मेगावाट है और ज़रूरत है वो 12,000 मेगावाट है। राजस्थान के पास सरप्लस बिजली है। अच्छा। और राजस्थान ने कहा है कि अगले कुछ वर्षों में हम 1 लाख मेगावाट बिजली जो है वो सोलर से हम बनाएंगे और पूरे देश को बिजली देंगे। जब आप सोलर से बिजली बनाने वाले हैं, जब आपके पास सरप्लस बिजली है, तो हसदेव का विनाश क्यों कर रहे हैं? हसदेव का विनाश क्यों हो रहा है, ये मैं हसदेव की बात में आगे रखूँगा।